नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज से आपकी जो है एक और क्लास स्टार्ट हो रही है, जो बच्चे क्लास 12th में इस बार हों तो क्लास 12th का एग्जाम दें, या फिर जो अपना टारगेट दोस्तों अगला एयरफोर्स रखे हों। मतलब एक तो ये है कि जो एयरफोर्स का एग्जाम होगा ठीक अगले ही महीने हो सकता है एग्जाम हो जाए दोस्तों। अभी उसकी डेट नहीं आई है, लेकिन ये मान के चलिए आप लोग कि आप लोगों के पास 20 से 25 दिन केवल शेष बचे हैं दोस्तों। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों। लेकिन जो लोग अगला एयरफोर्स टारगेट किए हैं, अर्थात जो अगली वैकेंसी एयरफोर्स की आएगी, अगर वो लोग वो टारगेट किए हैं तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और साथ ही जो बच्चे क्लास 12th में हो या क्लास 10th में हो दोस्तों, उनके लिए भी ये क्लास बहुत जरूरी है। और इसमें जो है आपको RKY सर जो है इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे, और ग्रामर में आज उनका क्लास रहेगा दोस्तों जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे दोस्तों। अर्थात सुबह वाली क्लास में दोस्तों मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, आपको टेंस इस समय पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और यहीं इस क्लास में दोस्तों आपको RKY सर पढ़ाएंगे, तो वो अपने घर से लाइव करेंगे दोस्तों। तो हो सकता है आपको थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो, लेकिन अच्छा मतलब वीडियो मिलेगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उनकी खास बात ये है दोस्तों कि वो कमेंट नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो है देखिए, जैसे कि ऑफलाइन में अगर टीचर पढ़ाए रहें और ऑनलाइन में ना पढ़ाए रहें, उनका अनुभव ना रहे ऑनलाइन क्लास का, तो ऑफलाइन में तो वो दोस्तों 20-25 साल उनको हो गए पढ़ाते हुए दोस्तों। 1996-97 से दोस्तों वो पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों वहीं हम अगर बात करें तो बहुत अनुभव है उनके पास, बहुत लंबा अनुभव है। तो उनके अनुभव का आप लोग फायदा उठाइए दोस्तों। अभी कुछ दिन प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखिए नया नया कोई ऑनलाइन पढ़ाता है दोस्तों, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाने में, ऑफलाइन में तो बच्चे सामने रहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, बच्चों को बताया जाता है, लेकिन ऑफलाइन वाले में ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती है दोस्तों। तो इसलिए जो है आप लोग उनकी क्लास को देखिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम वहां पर आपको कनेक्ट करते हैं दोस्तों, कनेक्ट करवाते हैं दोस्तों। 1 मिनट रुक जाइएगा। आप लोग दोस्तों लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, आपकी क्लास बस कनेक्ट हो रही है दोस्तों। हाँ सर, वो लाइव कर दीजिए, बच्चे जो है जुड़ चुके हैं ठीक। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप जो है कॉल करिएगा। तो दोस्तों जो है आपकी क्लास बस लगने ही वाली होगी, और जस्ट दोस्तों देखिएगा और आप लोग क्लास का आनंद लीजिए, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपकी क्लास। आज हम अंग्रेजी ग्रामर हम शुरू कर रहे हैं। ग्रामर में सबसे पहले नारेशन, हम नारेशन से शुरू करेंगे और हम ये कहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो पूरा वीडियो देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर और आगे शेयर करिए, कि मतलब कम से कम ये जो हम यहाँ पढ़ाते हैं तो वो चीज और बच्चों को मिलता रहे और बच्चों का ज्ञान बढ़ता रहे। कम से कम अब हम इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम नारेशन का पहला भाग हम शुरू कर रहे हैं। हम आपको डेली नारेशन ग्रामर का हम एक भाग हम बनाएंगे, जैसे मैथ में बनाए हैं उसे हम ग्रामर का मतलब बनाएंगे। तो नारेशन है क्या, पहले तो हमारे बच्चे समझेंगे नारेशन है क्या। नारेशन मीन्स यानी कथन। अब यानी जैसे दो लोग बात करते हैं कि कहते हैं कि ही सेड, उसने कहा, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी से बता रहा है, तीसरे से बता रहा है कि वह स्कूल जा रहा है। तो
नारेशन। तो नारेशन मीन्स कथन। अब नारेशन दो प्रकार के होते हैं, नारेशन दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक तो होता है डायरेक्ट नारेशन, एक डायरेक्ट नारेशन, और ये नंबर दो इन डायरेक्ट नारेशन। तो नारेशन के दो भाग होते हैं, एक डायरेक्ट नारेशन और एक इनडायरेक्ट नारेशन। बताएंगे सब कुछ हम, लेकिन हम पहले ये बता दें कि डायरेक्ट नारेशन की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि जो वाक्य दिया गया है वो डायरेक्ट नारेशन है। तो डायरेक्ट नारेशन की पहचान है, अगर डायरेक्ट नारेशन है, डायरेक्ट में है, तो यानी कि ही सेड कामा इनवर्टेड कामा he goes to school इनवर्टेड कामा क्लोज। यानी कि अब डायरेक्ट नरेशन में दो भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन पहचानेंगे कैसे? डायरेक्ट नरेशन हमेशा याद रखिए, डायरेक्ट नरेशन जो है उसमें कामा इनवर्टेड कामा लगा रहेगा। जिस सेंटेंस में कामा इनवर्टेड कामा लगा हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि ये वाक्य जो है ये डायरेक्ट नरेशन है, ना कि इनडायरेक्ट नरेशन है। तो डायरेक्ट नरेशन की पहचान यही है कि कामा इनवर्टेड कामा उसमें लगा रहेगा। अब हम कुछ बताएंगे, कुछ नियम बताएंगे। ये तो हम बता दिए कि नरेशन के दो भाग होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन, एक इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन में दो भाग होते हैं, जो यानी कामा के पहले जो लिखा है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है, मतलब कि ही से लेकर के स्कूल तक, यहां से यहां तक, यानी कि इनवर्टेड कामा के अंदर जो लिखा हुआ इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि कहो डायरेक्ट नरेशन में कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, तो हम उनसे कहेंगे जो कामा के पहले लिखा रहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा रहता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखिए ये है, तो मतलब इसको तो हम नरेशन में हम बताए कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं, और फिर डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। एक तो कामा के पहले जो लिखा रहेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा रहेगा रिपोर्टेड स्पीच है। अब चलिए कि इसमें हम कुछ बातें हम जानेंगे। जैसे इसका एक सूत्र याद रखिएगा, इसका सूत्र है 123/7। 123/7 ये नरेशन का पहला भाग है। आप यानी आखिरी से शुरू से आखिरी तक वीडियो देखिएगा, आपको हम एक एक चीज ग्रामर का, हम नरेशन का एक एक चीज बताएंगे। कहीं आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि हमें समझ में नहीं आया। अगर नरेशन नहीं आता है जरूर वीडियो देखिए, मैं पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। 123/7 यही सूत्र हर जगह लगेगा, लेकिन 123/7 है क्या भाई? एक का मतलब क्या है, दो का मतलब क्या है, तीन का मतलब क्या है, यस का मतलब क्या है, वो का मतलब क्या है, और
यन का मतलब क्या है? तो पहले तो इसको जान लीजिए। एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन। अब दो का मतलब होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। तीन का मतलब होता है थर्ड पर्सन, और यस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। यन का मतलब नो चेंज यानी कि ना बदला जाए। तो ये चीज तो याद होना चाहिए। 123/7 का क्या मतलब है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि कर्ता के अनुसार बदलेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन है तो उसको हम बदलेंगे तो किसके अनुसार बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे यानी कि कर्म के अनुसार बदलेंगे। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता, रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं बल्कि उसी को उतार लेते हैं। ये हो गया। मतलब कि शुरू से आखिरी तक देखिएगा वीडियो, हमको जरूर बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि मतलब कि वीडियो कैसे लगा। अब देखिए एक चीज मालूम होना चाहिए, एक और आपको मालूम होना चाहिए यानी कि फर्स्ट पर्सन, पी से पर्सन मान लीजिए तो फर्स्ट पर्सन आई और वी है और सेकंड पर्सन जो है वो यू है। अब इसके अलावा जितना है कहिए हम लिखे कहिए ना लिखे, जितना बचा हुआ है सब थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन है ही, सी, ईट, दे, क्या हुए नाम हुए, ये सब थर्ड पर्सन है। तो केवल आपको ये चीज पूरे नरेशन में ये चीज महत्व रखता है कि क्या ये याद है आपको। अगर ये याद है तो आपको नरेशन आएगा। ऐसा नहीं है, ये मत मानिए कि हमें अंग्रेजी नहीं आएगी। अंग्रेजी क्यों नहीं आएगी? आएगी अंग्रेजी, क्योंकि हमारे गुरुजी शुरू किए ना वीडियो बनाना। अब आए वीडियो देखिए, बस शुरू से आखिरी तक देखते रहिए। अब हम आएंगे स्टेप पर। अब स्टेप पे हम लिखे हैं ही सेड कामा इनोटेड कामा ही गोज टू स्कूल। तो हम जो बोल रहे हैं इसको आप लिखिएगा, जो हम नहीं लिख रहे हैं उसको आप, हम जो बोलते हैं उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, याद रखे रहिएगा ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, कहो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदला है और कब नहीं बदला, तो याद रखिए, बताइए उनको कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदलेगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, केवल पास्ट टेंस में होगा, तभी इसका टेंस बदलेगा। और कुछ नहीं याद करना है। मान लीजिए प्रेजेंट टेंस में है तो नहीं बदलेगा ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। फ्यूचर टेंस में तीन टेंस होता है, तीन ही टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो
अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नियमानुसार बदलेंगे। नियम क्या है हम बताते हैं। लेकिन अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। चलिए, इतना समझ में आ गया? कहीं दिक्कत हो बताइएगा। कि हम बताएगा कि मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम कब बदलेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तभी बदलेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है तो हम कदापि ऐसी गलती नहीं करेंगे। कौन सी? कि इसको हम बदल देंगे? नहीं बदलेंगे। अब आ जाइए स्टेप पर। अब देखिए, रही बात कामा इनवर्टेड कामा हटाने की। कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कब करते हैं। ध्यान से समझिए, पहले क्या कह रहे हैं हम? कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग कब करते हैं। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, हम अंग्रेजी ले ही कहा दे यार पता नहीं यार, शुरू नहीं किए, इंटर की एग्जाम देने जा रहे हैं। शुरुआत 1 महीने पढ़ाई भी दी, लॉकडाउन जब होते थे 1 महीना में जाकर पढ़ाई भी दी। तो कम से कम इतना तो जरूर बताइए कि कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कब करेंगे? जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो। अगर रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है तो हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग ही करेंगे और किसी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो शायद तो समझ नहीं आई होए कि कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कब करेंगे? जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ होगा, यानी कि सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा, वही कर्ता। सब्जेक्ट मींस कर्ता, कर्ता से प्रारंभ होगा तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। ये आई। अब एक बात और समझ लीजिए, कभी कभी सेड को टोल्ड में बदलते हैं, सेड को आस्क्ड में बदलते हैं, सेड को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, सेड को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं। अब सेड को यानी कि कई नियम है। तो अब बात आती है कि यहां पर क्या सेड को किस में बदलेंगे? तो जब देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, यानी कि कर्ता से प्रारंभ होता है, तब कर्ता से प्रारंभ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म ना हो तो याद रखे रहिएगा, सेड को कदापि मत बदलिएगा, सेड को सेड ही लिख दीजिएगा। ऐसी गलती मत करिएगा। क्यों? नियम है, ये नहीं है भाई। अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कहो सेड का कब सेडे लिखा जाता है, सेड को कब हम सेड ही लिखते हैं, तो बताइए। सेड को सेड लिखने के लिए 2 शर्तें होनी चाहिए। 2 शर्त अगर है पूरी है तभी हम सेड को सेड ही लिखेंगे। पहली बात तो रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से प्रारंभ हो। दूसरी बात रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म ना हो। अगर जैसे यहां पर देखिए हमारा दोनों शर्त पूरा है, हम यहां पर सेड को सेड ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने देखा वाक्य, अब वाक्य देखने से हमको पता चल गया कि रिपोर्टेड स्पीच जो है कर्ता से प्रारंभ है और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म नहीं है, इसलिए हम सेड को सेड ही लिखेंगे। चलिए, सेड के बारे में बता दिए। सेड को हम कब नहीं बदलेंगे? जब 2 शर्त पूरी होगी। पहला शर्त क्या है उसको लिखिएगा। पहला शर्त क्या है? रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से प्रारंभ हो। दूसरा शर्त क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो।
जब ऐसी सीन कहीं दिखाई दे तब हम वहां पर सेड को सेड ही लिखते हैं। चलिए इतना तो समझ में आ गया। लेकिन बात ये कुछ बच्चों के मन में विचार ये होता होगा, कैसे हम पहचानेंगे कि ये कर्म है, कर्म रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म है या नहीं। बात तो ये भी तो आती है भाई, जानेंगे कैसे। तो देखिए सेड लगा है, सेड के बाद कामा लगा हुआ है। ही सेड यानी जब सेड से सटा हुआ कामा, यानी जो सेड और कामा के बीच में जो लिखा रहता है वही उभयटे कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो अगर कहीं ये हो गुरुजी हम ये नहीं जान पाते हैं आप यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म लिखा है या नहीं लिखा है, हम कैसे जाने कि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म लिखा हुआ। तो एक चीज नोट कर लीजिए, एक चीज नोट कर लीजिए, सेड और कामा के बीच में जो लिखा रहेगा समझ लेना वही ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। तो यहां देखिए सेड और कामा के बीच में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इसमें कर्म नहीं है। अगर इसी में लिखा होता ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, इसके अंदर कुछ लिखा रहता तो इसके अंदर भी लिख दे रहे हैं, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल। अगले अब इसमें हम अब देखिए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म है नहीं है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म है नहीं है। तो कम से कम एक चीज तो आज सीख लीजिए, हम कैसे पहचानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म लिखा है यानी कि ऑब्जेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है। तो पहले वाक्य देख लीजिए, दूसरा वाक्य देख लीजिए, दोनों में आपको कंफर्म हो जाए। पहले वाक्य में यानी सेड और सेड से सटा हुआ कामा लगा है, सेड और कामा के बीच में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इसमें कर्म नहीं है। लेकिन इसमें सेड यहां लिखा हुआ है, यानी सेड ये है, सेड ये है और कामा यहां लगा है। तो सेड और कामा के बीच में टू मी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट है तो सेड को इसमें हम सेड नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि शर्त हमारी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म ना हो, तब हम सेड को सेड लिखेंगे। अब कर्म है तो नहीं लिखेंगे सेड को सेड, फिर किस में लिखेंगे अगले नियम में हम बताएंगे। पहले देखिए यानी अब इसको अब चलेंगे हम, अब इसको बदलेंगे, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं, ही सेड को सेड लिखेंगे। अब तो आप लोग बता सकते हैं, अगर किसी ने पूछ लिया कि कब ये कहे सेड का सेड लिखा था यार, एक सेड का टोड लिख देते हैं, तो बताओ बे ना यार कैसे सेड का टोड लिख दी। भाई गुरुजी बताए हैं दो शर्त पूरी हो चाहिए, ये एक शर्त पूरी है कि मतलब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, आप कर्म नहीं है, तो इसलिए हम सेड को सेड लिखेंगे। अगर कर्ता से प्रारंभ है और इसमें कर्म नहीं है तो सेड को सेड ही लिखेंगे। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कहो कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग काहे बरे क्या, तो हम उनसे बताओ भाई कि यह बरे हम कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग हमने किया क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है। तो कहा कहो, तो ये क्या मतलब रिपोर्टेड स्पीच जब जब कहा कर्ता से प्रारंभ होए तब तब तू कहा नहीं कामा इन्वर्टेड कामा हटावे के लिए दैटे लिख दिया कहना और का, फिर क्या समझते हो, बिल्कुल सही है। तो दैट हो भी था। अब दैट लिखने के बाद
पेन बिल्कुल कदापि न चलाइएगा, रोक दीजिएगा। दैट हमने लिख कामा इनवर्टेड कामा हट जाए तो पेन तनी देर के लिए बंद कर रहा। अब दिमाग चलाइए। अब यही कहने का मतलब तुम्हारा दुश्मन कौन है? तीन दुश्मन है, वही देख लिया। अगर वो तीन ना हो तो तुरंत पेन बंद। जिन क्या, एक तो तुम्हारा दुश्मन आई है, एक तुम्हारा दुश्मन वी है, एक तुम्हारा दुश्मन यू है। यही तीन से डर है। अगर ये तीन नहीं ना तो फिर जो दुनिया लिखा है उसका उतार है। काहे लिए भाई? अब काहे वाले का उतार दे? हमारा दुश्मन तो है नहीं, हमारा मित्र है, इसको आओ है बुला लेंगे। आओ, अगर भाई मित्र है तो बुलाएंगे। केवल डर इसी तीन से है। अब मतलब ये भी ठीक है, ठीक सही पूछ रहे हो कि गुरुजी काहे वाले ही उतार ले, हम बता रहे हैं। ठीक है, प्रश्न अच्छा किए कि इसको क्यों उतार लिए, क्यों चेंज नहीं किए, हम बता रहे हैं। क्यों नहीं चेंज की? क्योंकि हमारा फार्मूला 123/100 ये कहता है, ये कहता है नियम कि नारेशन करने वाले सुन लीजिए। अगर नारेशन कर रहे हो तो मेरी बात तो सुनिए। अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता अगर फर्स्ट पर्सन हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदल दीजिएगा, और नहीं तो आगे नारेशन गलत है ये। यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार चेंज कर दीजिएगा। और एक बात और सुन लिया, अगर रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता थर्ड पर्सन हो तो ओका कदापि जिन बदलिया, ओका चुप्पे से उतार लिया, अलाई तो नरेशन बेकार हो। तो यही कौन सा पर्सन है? ही सी इट दे, आपके वो नाम हो थर्ड पर्सन रहा है तो का जिन चेंज किया। तो मगर ही का हम काहे बरे उतारे? ही मान लीजिए किसी ने पूछ लिया को काहे बरे ही का नहीं चेंज किया तो हम कहेंगे ही यह बरे नहीं चेंज किए, क्योंकि नरेशन का एक सूत्र है 123/100, तो उसके अनुसार ये ही जो है थर्ड पर्सन में आता है, और थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होता है। इतना हो गया। अब एक स्टेप और है, वही एक स्टेप अगर आ जाए तो नरेशन समझ में आएगा। अब इस मतलब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे भाई? सहायक क्रिया नहीं ना, क्रिया सेकंड फॉर्म में है। अब भाई सहायक क्रिया ना हो, क्रिया फर्स्ट फॉर्म होता है, सेज होता है, तो प्रेजेंट टेंस हो जाता है। तो हम ये करना चेंज करें, लेकिन वो तो आगे की बात है। हम पहले जहां हैं पहले वही बात करेंगे। जब वहां दिल्ली बम्बई पहुंचेंगे तो वहां से दिखाएंगे। तो कहने का मतलब यानी अब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बताए रहे। अब बताए कि नियमानुसार बदल देंगे, और नियम है क्या, अब हम हर वाक्य बता देंगे चेंज। अब यही पहले हम चेंज हर टेंस को यानी कैसे क्या तरीका है उसको चेंज करना, फिर उसके बाद हम अगला नियम उठाएंगे। जैसे अगर सहायक क्रिया नहीं है, अब क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है, अगर कहो तोहरे सामने ऐसी सीन आवे कि यार ही गोज टू स्कूल, एक हमका बदलेगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलेगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस बदलेगा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलेगा है नहीं वो अगले टेंस में। लेकिन अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बदल देंगे। लेकिन अगर मान लो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो कैमर बदला तो दिक्कत हुई है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाए। अब फिर ये कहना चला गुरुजी ठीक है आप तो सही कहा था, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल दे। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर है तो पास्ट परफेक्ट टेंस बदल दे। अच्छा गुरुजी बताओ, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो भाई कोनो सवाल ही नहीं।
अरे पास्ट परफेक्ट टेंस रहे तो ना चेंज करें। उसी तरह से जैसे ये अब चेंज करना, कैसे चेंज करेंगे? अब कई मतलब बात इस पर आ जाती है, गुरुजी कैसे पहचानी कौन टेंस में है? टेंस पहचानना तो बहुत जरूरी है। अगर सहायक क्रिया नहीं है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म, इससे मतलब नहीं कि यस लगा है या नहीं लगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी हमारा जो क्रिया लिखा हुआ फर्स्ट है, फॉर्म तो लिखा है। अगर सहायक क्रिया नहीं है और क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है तो हम समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। यही पहचान है। सहायक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होए तो समझ लेना उसमें सहायक क्रिया ना होए। अब सहायक क्रिया मतलब डू डज है। अगर डू डज नहीं ना तो फिर सहायक क्रिया, अगर डू डज भी नहीं है, डिड भी नहीं लिखा हुआ है, अब क्रिया और यानी कि क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है। अगर सहायक क्रिया नहीं है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है, तो हम समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब हमका ये मालूम हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब हमका ये नियम मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदला जाता है। तो परेशान मत होइए, कबो तोरे सामने ऐसी सीन आवे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदले होए, ओहो तो का करा भाई, यो में सहायक क्रिया नहीं है, ओम सहायक क्रिया नहीं लिखा, सीधी बात है। अब यानी कि इसमें सहायक क्रिया नहीं है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में लिखे हैं। और अगर हमका बदलेगा पास्ट में तो ओहो में सहायक क्रिया नहीं लिखा, बशर्ते क्रिया को सेकंड फॉर्म में कर देंगे, जो गो है इसको पेड कर देंगे, बस बाकी इसको हम उतार देंगे। याद रखिए कहीं कुछ नहीं करना। अब इसका मतलब हमारे बच्चे कहते होंगे कि गुरुजी समझ में आ जाएगा, टेंस बदला जाएगा, टेंस बदला नहीं आओ ना। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बदल सकते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया न रहे और क्रिया फर्स्ट फॉर्म में रहे तो हम समझ ले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर ओका पास्ट बदले का है तो हम सहायक क्रिया न लिखा, भाई क्रिया सेकंड फॉर्म में कह दे, बाकी सब उतार दे, हमार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। तो ये है बात। अब देखिए दूसरा वाक्य, दूसरा देखिए दूसरा है राम सेड कामा इनवर्टेड कामा सी इज गोइंग टू स्कूल। ये वाक्य है। राम माने राम सेड माने कहा, राम सेड राम ने कहा, क्या कहा? सी इज गोइंग। अगर आईएनजी लगा हुआ है तो समझ लेना कि जब उसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो रहा रही रहे जरूर निकलेगा, और यहाँ इज है तो है रहेगा अंतिम में। तो यानी इज गोइंग माने जा रहा है, आर गोइंग माने जा रहे हैं, जा रहे हो, तो आई एम गोइंग माने जा रहा हूं, टू स्कूल, स्कूल यानी कि वह स्कूल जा रही है। ये है। अब एक हमका बदले का है इनडायरेक्ट नरेशन में। अब इनडायरेक्ट नरेशन में हम कैसे बदलेंगे तो हमने बताया पहले में, हम सब कुछ बता दिए हैं, एक बार हम और रिपीट कर देंगे और कायदे से बता देंगे। लेकिन ये है कि भाई वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए। अगर तुम्हें नरेशन हमारा ठीक लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। हम यानी कि हम नरेशन ग्रामर हम बनाएंगे। देखिए राम से राम ने कहा, बेटा इनडायरेक्ट कर देखा है। तो अब देखिए पहले हम देखेंगे कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है, नहीं है। तो सेड को सेड लिखने के लिए केवल एक शर्त पूरा होना चाहिए, वो क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म नहीं होना चाहिए यदि हमको सेड को सेड लिखना है तब। तो अब यहाँ सेड का सेड हम देह बरे लिखा कि हम कर्म नहीं ना, और कैसे कर्म नहीं लिखा, कर्म नहीं पहचान बताइए।
ही। अगर सेड और कामा के बीच में अगर कुछ लिखा नहीं ना तो हम समझ लेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको लिख देंगे राम सेड। हो गया। अब कामा इनवर्टेड कामा मिलेगा। अब कामा यानी कि इतने के हिसाब हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब खत्म, क्लियर। अब आएगा कामा इनवर्टेड कामा। अब कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए भाई दैट का जैसे बताया कि दैट का प्रयोग होता है, इफ का प्रयोग होता है, चाहे इफ का प्रयोग करिए चाहे वेदर का प्रयोग करिए, मतलब फिर रिक्वेस्टेड का प्रयोग, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, तमाम तो है। लेकिन अब ये बात आती है कि हम यहाँ कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम यहाँ किसका यूज करें। तो अब देखिए हम देखेंगे कि कहो रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है, रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है यानी कि सब्जेक्ट से प्रारंभ है, और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म नहीं है। अब देखिए दैट का प्रयोग कब करते हैं, अब हमको पता चल गया कि यहां दैट का ही प्रयोग होगा क्योंकि दोनों शर्त पूरा है। पहली बात तो रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हुआ, अब दूसरी बात रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म नहीं है, इसलिए हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए दैट लिखा, पापा बगल में बैठे हुए हैं, अगर वो प्रश्न कर लिए का बिटवा काहे भरे कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया, अगर बता देते हैं पापा दैट का प्रयोग हम ये लिखे, देखा रिपोर्टेड स्पीच जो है कर्ता से प्रारंभ और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म नहीं है, इसलिए हम दैट का प्रयोग हमने किया है। तो पापा कहते हैं कहो, एक मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच अगर कर्ता से प्रारंभ रहे और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म ना रहे तो सब में दैट लिख दिया, कहन बिल्कुल रूल है। तो पापा कितने खुश हो जाएंगे, इसलिए कम से कम जो भी पढ़िए कायदे से अच्छे तरीका से पढ़िए। अब शायद हमारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं अब उनका शायद मालूम हुई हो अब अपने पूरी जिंदगी हम नहीं भूल सकते हैं दैट। अब हमारे समझ में आई है कि रिपोर्टेड स्पीच जब जब कार्यकर्ता से प्रारंभ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म ना रहे तो हम दैट करेंगे। अब हम बताएं जब कामा इनवर्टेड कामा हट जाए तो हमने कहा कि पेन बंद कर लीजिए तरीके, वहां पेन बंद, अब वहां दिमाग चलेगा, कहीं पेन चलेगा तो कहीं दिमाग चलेगा। अब यहां जब कामा इनवर्टेड कामा जब हम हटा देंगे तो अब पेन बंद कर देंगे। आप देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता जो है क्या है भाई, रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता है ना तो यहाँ आई बा ना तो यहाँ वी है ना तो यहाँ यू है। हमारे दुश्मन तीन, अब तीनों दुश्मन एक तो नहीं है। तो हम बताए तीन से डर है, आई वी और यू, यही तीन तुम्हारा दुश्मन है। अगर ई रहा है तो इनसे कायदे से निपटा चूक्या जिन, अगर ये तीनों रहा तो 123/100 एका को विधवा देख के वही के अनुसार इसे, और नहीं तो समझ लिया कि अगर हम गलती किया तो कोरोना जान लिया, कोरोना वाली बीमारी है कि अगर तनिको गलती के है तो हमारे राम होते फिर। तो अब यहाँ तो हमारा दुश्मन है नहीं। अब सी को हम सी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कहो सी का हिया काहे नहीं चाहिए, क्या सी का ना तो कर्ता के अनुसार बदला ना तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला, ये कैसे उतार ले है, तो कह दीजिए भाई हमारा मित्र है, भाई हमारे मित्र है, आई वी यू, ये तीनों हमारे केवल कहा दुश्मन है, बाकी तो हमारे दुश्मन नहीं है ना, इसको हम आओ भैया बुला लिए। अब बात आई काहे बने तो यो समझाया गया सी, चूंकि नियम के अनुसार सी जो है वो थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन कह रहा है कि एक थर्ड पर्सन क्या कह रहा है, नो चेंज, भैया हमका बदला जी, मतलब सी थर्ड पर्सन है, इसको हम डालिए। अब करता हमारा भाई करते सब। अब आ जाइए एक लास्ट स्टेप, ये टेंस पर आ जाइए।
अब एक पहले देखिए कौन टेंस में है, किस टेंस में बदलेंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता के हिसाब किताब जब हो जाए यानी कि फिर रुक जा, ये देखा कि कौन टेंस जो ना है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस टेंस में है। सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, यानी जोने में ई जा रहा है वो क्रिया में आईएनजी लग रहा है, तो समझ लेना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है उसमें ई जा रहा है रहेगा और क्रिया में आईएनजी लगा रहेगा। हमेशा जान रहा ई जा रहा है लिखा हो, चाहे इज लिखा हो, चाहे आर लिखा हो, चाहे एम लिखा हो, और क्रिया में आईएनजी लगा हो, ओका बिल्कुल बता दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और इसको बदलना हमको प्रेजेंट को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलेगा। अब प्रेजेंट का छोटा भाई पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें ई जा रहा है, बाकी सब वही लिखा जाता है। इसमें ई जा रहा रहता है, अगर प्रेजेंट को अगर पास्ट में बदलना है तो वही ई जा रहा है तो वाज या वेयर लिख दे, तो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। लेकिन अब वाज कहां लिखेंगे, जहां एक वचन रहे, सी एक वचन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे वाज। अब ही वाज, अब पूरा इसको उतार लेंगे, गोइंग टू स्कूल। याद रखिए राम सेड दैट सी वाज, अगर इज गोइंग है या तो वाज मतलब यहाँ जो कर्ता लिखे हो इसके अनुसार हम वाज या वेयर लिखेंगे, बाकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो वाज लिखा है उसी को उतार लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल यही सहायक क्रिया हमारा अगर ई जा रहे हैं तो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, इसको अगर हम वाज वेयर कर देंगे तो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदला जाता है। एक वाक्य देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर हमारे बच्चे अगर लाइक करते हैं तो इसके आगे का हम भाग बनाएंगे, आपको हम भाग बना करके कल हम देंगे पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आज हम केवल यहाँ तक बताए हैं, इतना आप लोग उतार लीजिएगा, कॉपी बना लीजिएगा, और उसके बाद मतलब इसको जो हम लिखे हैं कि फर्स्ट पर्सन, मान लीजिए किसी ने पूछ लिया फर्स्ट पर्सन क्या है, आई भी फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है सेकंड पर्सन है। अब ये तीन केवल तीन है याद करिए बस, अब थर्ड पर्सन बाकी है, तीन के अलावा जितना सब थर्ड पर्सन है, बहुत विशेष नहीं है। अभी 130 क्वेश्चन याद करिएगा। अब हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, सेकंड पार्ट कल हम बनाएंगे।